कह सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जहाँ हमारे जो बेसिक फंडाज हैं, कैसे हम खाते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारे दोस्त सामान्य रूप में आते हैं, ये सब इसका कंप्लीट ज्ञान जो है वो इतना अच्छे तरीके से इसमें डिटेल में है कि अगर हम इसका थोड़ा सा भी फॉलो कर लें तो हम कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकते। आयुर्वेद के 2 ही एम है। अकेला यही नहीं कि रोगी के रोग को रोग मुक्त करना है। सबसे पहला एम है स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ कैसे मेंटेन करना है। जो एक सेहत या व्यक्ति है उसको कोई रोग ना हो, उसके लिए पूरा डिटेल में विधान है, कैसे दिनचर्या का पालन करना है, रात्रिचर्या का पालन करना है, ऋतुचर्या का पालन करना है। हमारे 6 ऋतुएं हैं। आपने देखा होगा कल हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी भी मन की बात में ये बातें बता रहे थे कि ये जो बुरा वक्त है हमारे को बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। जो मूल साइंस को, जो हम बेसिक साइंस को भूल गए थे, जो हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे, हम दोबारा उसको जब अडॉप्ट करेंगे तो हमारे स्वस्थ रहने में हमारी आयु का जो एवरेज कम होता जा रहा है वो दोबारा फिर बढ़ेगा। हम जो भी खाते हैं आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुओं का पोषण होता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अगर हम ठीक तरीके से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के उनको फॉलो करें, ऋतु के हिसाब से खाएं, दिनचर्या का पालन करें, किस टाइम हमने खाना है, किस टाइम पीना है, किस टाइम उठना है, सुबह कैसे सूर्य नमस्कार करना है, अगर हम इन चीज़ों का पालन करें तो हमारा जो लाइफ, नॉर्मल लाइफ है, बहुत अच्छा और स्वस्थ रहता है। फिर आयुर्वेद में 3 दोष माने जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको रोग हो गया, मान लो किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आ गया, ऐसा नहीं कि उसने पहली रेस्पिरेटरी ट्रैक को पकड़ लिया या उसने थ्रोट को पकड़ लिया। आयुर्वेद में कहते हैं कि 3 दोष हैं या 3 करैक्टर हैं बॉडी: वात, पित्त और कफ। हम आयुर्वेद में हेतु के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं, नॉट सिम्टोमेटिकली। तभी तो कहते हैं ना कि आयुर्वेद क्योर करता है, मैनेजमेंट नहीं करता। मैं एक छोटी सी यहाँ एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, हम इतना तरक्की कर गए हैं अपने लाइफ के बारे में, लेकिन फिर भी एक सिंपल जो हमारे साइन सिम्टम या बॉडी के जो कहते हैं ना, हमारे को डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम आती हैं उसका भी हमारे पास इलाज जो है वो मॉडर्न साइंस में नहीं है। लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लिवर की कोई छोटी बहुत प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी हो जाए, तो हम सिर्फ मॉडर्न साइंस से उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ट्रीट करता है दोषों के अनुसार, दोष को पहले ठीक करता है, वो सिर्फ आयुर्वेद है। इसीलिए तो इसको ऋषि मुनियों की साइंस आज तक कितनी मर्जी रिसर्च हो गई है। ये जरूर कमी है कि हमारे आयुर्वेद लोगों को वो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जिस लिपि में, संस्कृत में, श्लोकों में जो शास्त्र लिखे हुए हैं। लेकिन आज जो हजारों साल पहले आयुर्वेद के चरक संहिता में, भागवत संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो लिखा हुआ है, उसको आज तक कोई भी साइंस जुटला नहीं पाई, कंट्राडिक्ट नहीं कर पाई। सिर्फ जरूरत क्या है, जो लिखा हुआ है उसको ठीक डिफाइन करने की जरूरत है। अगर हम उसको ठीक डिफाइन कर लें, आप ये देखो, आप कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, अरे इससे ज़्यादा सीरियस वायरस तो हम डेली इनहेल कर रहे हैं। कौन रोक रहा है उसको? क्यों नहीं हम बीमार हो रहे? क्यों? क्योंकि हमारा स्वस्थ जो है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन है। बेसिकली कहाँ पे आ जाती है इम्यूनिटी? किस बेस पे आ जाती है? हमारे आहार और विहार पे। आहार मीन्स डाइट। हमारी तो रिच डाइट है। आप देखो, वैसे तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ठीक टाइम पे स्टेप लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इतने हमारे आयुष मंत्रालय को तब से इतना ज़्यादा एक्टिव किया हुआ है कि तभी आप देखो कि रेशो देखो बाकी वर्ल्ड का, हमारा जितनी पॉपुलेशन है कि हमारे इतना स्प्रेड नहीं हुआ, और आगे भी परमात्मा की कृपा से स्प्रेड होने के कम चांसेस हैं। लेकिन फिर भी हमारी बार बार आयुष मंत्रालय भी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय जी, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी सही है, इम्यूनिटी किस पे बेस है?
आहार और विहार। आहार मीन्स हमारी डाइट। अगर हम आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंट्स को समझते हुए कैसा हमने नॉर्मली ब्रेकफास्ट लेना है, कैसा लंच लेना है, कैसा डिनर लेना है, अगर हम आहार को बैलेंस रखेंगे तो हमारे कभी भी दोष इनबैलेंस नहीं होंगे। सेम आहार के साथ विहार, हमारा लिविंग स्टाइल कैसा है, व्यायाम कितना करते हैं, योग कितना करते हैं, कैसे हमारा जो रहना सहना है, उसके साथ आहार के साथ इसका कॉम्बिनेशन। तीसरा मैं जोड़ता हूँ आचार, हमारा काम करने का शैली कैसी है, हमारा काम करने का तरीका कैसा है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होकर काम करते हैं तो बात का बढ़ना निश्चित है। तो अगर हम इन दोषों को, आहार विहार को, आचार को थोड़ा सा भी बेसिक आयुर्वेद के साथ जोड़ लें तो कभी भी हम किसी भी दोष या किसी भी रोग के साथ मुक्त नहीं हो सकते। फिर आज अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है, जो बार बार आयुष मंत्रालय भी अनाउंस कर रहे हैं, बार बार हम डेली देख रहे हैं पेपर में, व्हाट्सएप पे, तो हम कभी भी एक कोविड-19 हमारा कुछ नहीं कर सकता। आप पूरा स्टडी करो, मैं तो 3 महीने से देख रहा हूँ, सिर्फ 10 से 15% जो कोविड है वो ज़्यादा डेंजरस है। 85% कोविड जो है वो हाइपर एक्टिव नहीं है। हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमने अपनी सरकार को ध्यान से सुना, हमने आयुष मंत्रालय को, हम डॉक्टर्स को ध्यान से देख रहे हैं, हमारे को जो डायरेक्शन है, तभी हम देखो हमारे शहर का देखो हम कितने सेफ हैं। और ऐसे ही हमने इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, तभी हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन इस इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए आज किस चीज़ की जरूरत है? इम्यूनो बूस्टर की। आप जरा देखो कहीं पे भी इम्यूनो बूस्टर और कहीं भी साइंस में है? मैं तो बड़ा इसको अच्छा समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये बात टीवी पे बताई कि आप तुलसी का, हल्दी का, मुलट्ठी का और जो आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बनाया है उसका सेवन करें, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और यही आयुर्वेद कह रहा है। और ये बड़ा अच्छा काल चल रहा है आयुर्वेद का। इसलिए देखो कि हम इस विपदा से जो पूरी वर्ल्ड के ऊपर आई हुई है उसको फेस कर रहे हैं। हमारा आयुष मंत्रालय सेपरेट बना हुआ है, उसने एकदम एक्टिव होके एकदम लोगों में कितने सेमिनार किए, वेबिनार पे लोगों को डॉक्टर की ड्यूटी लगाई, ट्रेनिंग चल रही है डेली कि हमने लोगों को कैसे सेव करना है। जो बीमार लोग हैं जिनको 10 से 15% कोविड टच कर रहा है, हमने उसको कैसे सेव करना है। तो पूरा हमारा जो मंत्रालय है वो एक्टिव हुआ है। उसमें आज सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे हम 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए एकदम लॉकडाउन में घर बैठना पड़ गया, तो हम घर बैठकर ही अपनी इम्यूनिटी को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, हमारे दोषों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जहाँ मान लो किसी को घर में खांसी जुकाम हो भी गया, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है खांसी जुकाम हो गया, जहाँ एलर्जी होगी तो उसको कोविड ने आके पकड़ लिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मैं तो कहता हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग जिनको जुकाम खांसी थोड़ी बहुत हो जाए कभी दवाई नहीं लेते। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का, क्योंकि हम हिमालय की गोद में, हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं, हमारी डाइट जो है वो रिच है, हम देसी घी, लस्सी, दूध पीने वाले व्यक्ति, तो हमारी इम्यूनिटी को जल्दी कैसे खराब हो सकती है। ये जो आप डेथ देख रहे हो, ये सिर्फ उन लोगों की है जो ऑलरेडी बहुत मेडिकेशन चल रही है, जो डायबिटिक हैं, जिनको कोई और बहुत ज़्यादा कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत देर से ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, उनकी जो इम्यूनिटी है वीक चल रही है, ये उन्हीं के ऊपर अटैक हो रहा है। मैं तो कई दफ़ा ये असेस करता हूँ, मैंने एक दिन भी ओपीडी अपनी बंद नहीं करी, चाहे 2 घंटे के लिए हमारी ओपीडी चली, क्योंकि हमारे पेशेंट्स वो उससे ज़्यादा जरूरी थे। मैं तो कभी सोचता हूँ कि शायद हमारे को तो कोविड होकर भी चला गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हमारी इम्यूनिटी ठीक है, आज 59 मेरी एज है, मैं कोई एक सिंगल टैबलेट भी उस भगवान की कृपा से नहीं खाता। मेरे को किसी चीज़ की, मेरे फादर आज 86 ईयर के हैं और परमात्मा की कृपा दोनों मेरे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पंचकर्मा में जो अभी सर वाइस चांसलर साहब पंचकर्मा का जिक्र कर रहे थे, तो मेरे दोनों बच्चे पंचकर्मा में एमडी हैं। तो क्या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है? ऐसा ही एनवायरनमेंट मैं चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में बने,
हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हम घर बैठ कर ही अपनी इसको इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हल्दी का बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो कि हमारे को समझने चाहिए। अब हल्दी बारे में मिथ ये है, आम कॉमन लोग ये कहते हैं कि हल्दी गर्म होती है, जबकि आप ध्यान से स्टडी करो, आप तो सब बड़े विद्वान लोग हो, हल्दी एंटी कैंसरस है, हल्दी ब्लड प्यूरिफाई है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, हल्दी हमारे एंटीबॉडीज को इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग करती है अगर इसको ठीक मात्रा में। इसमें ये देखना होता है कि हम डोज क्या ले रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, कोई भी मेडिसिन लो तो वैद्य या डॉक्टर के परामर्श से लो, उसे गाइडलाइन में लो। अगर आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध में डालकर सोने से पहले हम लें तो ये बहुत ही हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हमारे थ्रोट से लेकर लंग से लेकर पूरी बॉडी में कहीं पे भी कोई इम्प्योरिटी होगी ब्लड में, ये बॉयल्स एक्ने जो आजकल लड़कियों को होते हैं, इस सब कामों में हमारे काम आती है। फिर आती है मुलट्ठी। आप मुलट्ठी के बारे में आप सबके घर में होती है। एक कफ के लिए एक वरदान है। अगर हम मॉडर्न उसमें लैंग्वेज में देखें तो ये कैटालिस्ट का काम करती है। किसी भी नुस्खे, किसी भी, अगर हम ताली शादी सितोपलादी को भी हम मेडिसिन देते हैं खांसी जुकाम के लिए, अगर मुलट्ठी का साथ में सेवन कर लें तो ये वाणी को भी शुद्ध करती है और साथ में किसी भी वायरस को या इन्फेक्शन को या एलर्जी को ये आगे नहीं बढ़ने देती। मैं बहुत सारे सिंगर, आर्टिस्ट, कलाकार और बहुत मेरे पेशेंट भी हैं, वो सब मेरे को मुलट्ठी की हमारी एक पेटेंट गोली भी बनाते हैं, इसका कंठ सुधारक बटी। जितने लोगों को थोड़ा बहुत गले में कोई प्रॉब्लम है, अगर इसको थोड़ा गले में रख के स्वेलो कर लो तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत इफेक्टिव है। काली मिर्च, अब काली मिर्च को हम डेली सेवन करते हैं, हमारी किचन में बहुत काम आती है। काली मिर्च के अगर कुछ नहीं आपको मिल रहा है, आपके गले में खराबी हो रही है, थोड़ा खारिश हो रही है, आपने कहीं स्पीच करनी है, बात करनी है, तो 2 काली मिर्च साबुत ही गले में, जैसे हम कोई भी विक्स वगैरह चूसते हैं, ऐसा सिंगल उसको रख लो तो आपके गले को एकदम साफ कर दो। मतलब कि आमतौर पर ये भी कंसेप्ट है कि ये आयुर्वेद की जो मेडिसिन है बहुत लेट असर करती है। मैं कहता हूँ आयुर्वेद की मेडिसिन तो ऐसी है कि जितना क्विक एक्शन करती हैं उतनी तो शायद दूसरी मेडिसिन भी ना करें। मैंने आपको मुलट्ठी बारे बताया, काली मिर्च के बारे बताया। मैं इस लॉकडाउन में पता नहीं कितने लोगों को घर बैठे हुए बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया भी। अगर आपको कोई भी लक्षण ऐसे एलर्जी के या आपके मन में कोई वहम आ रहा है, आप आधा चम्मच अदरक के रस का लो, आधा चम्मच शहद ले लो, मधु में भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और थोड़ी सी काली मिर्च का वहाँ उसमें पाउडर डाल लो, पिंच ले लो, जब 2 पिंच भी ले सकते हो, और 1 ग्राम उसमें मुलट्ठी डाल लो, सुबह शाम लो। 1 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 7 दिन खा लोगे, दोबारा आपको ना गला खराब होगा ना खांसी होगी। ये ऐसी मेडिसिन है आयुर्वेद में जिनका सदियों से इसका उल्लेख है, और अगर आज हम इसकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दें, बजाय कि हम देखो, ये भी कहा जाता है हर एक मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन है, ऐसे हर्ब्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जिनका मैं कहता हूँ कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये आपकी रोग को ही मुक्त नहीं करते, बल्कि आपको स्वस्थ रहने में, सेहतयाब रहने में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, दालचीनी है, तेज पत्तर है, लेकिन एक चीज़ जरूर देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति तेज पत्तर या दालचीनी को खा सकता है, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है वो हल्दी को या काली मिर्च को यूज कर सकता है। इसमें थोड़ा सा प्रकृति देखनी पड़ेगी जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जिससे हमारे दोष अपने आप हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं। कोई व्यक्ति पैथिक होता है, गर्मी, गुस्से वाला, वातिज, हाइपर एक्टिव, ज्वाइंट पेन ज़्यादा, फैट ज़्यादा होगा। कोई व्यक्ति कफज होते हैं, आलस, किसी काम करने में बहुत, इसमें बहुत डिफाइन करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको हल्दी, काली मिर्च, मुलट्ठी
दालचीनी, तेज पत्ता, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि दालचीनी का कितना डोज लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना है। अब सबसे पहले आपको हल्दी बताई। हल्दी ना गर्म पानी में ठीक अब्जॉर्ब होती है, ना ठंडे दूध में ठीक अब्जॉर्ब होती है। ये हमेशा गर्म दूध में ही अब्जॉर्ब होती है। ये आपको मैं वो हर्ब्स बता रहा हूँ, जब वो ऐसी आयुर्वेद के वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए, आपके नज़दीक को वायरस नहीं आएगा। और ये हमेशा कॉन्फिडेंस रखो कि हम डेली पता नहीं कितने वायरस हवा से, पानी से, वेजिटेबल से, फ्रूट से इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडीज़ के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको प्रॉब्लम होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, तो उन्हीं को होता है जिसके एंटीबॉडी वीक हो गई होती है। तो मैं ये बता रहा था, जैसे शहद के बारे में मिथ भी बता रहा था। शहद के बारे में मिथ है जो गर्म होता है, लेकिन आप कभी यूज करके देखो, हमारे को नेचर ने भी हमारे को ऐसे गिफ्ट दिए हैं स्वस्थ रहने के लिए। ये भी एक नेचुरल गिफ्ट है। गर्मियों को में इसका ठंडा इफेक्ट है और सर्दियों में इसका गर्म इफेक्ट है। आप लेकर देखो, कोई भी शुगर पेशेंट आराम से इसको ले सकते हैं सीमित मात्रा में। लेकिन शहद को अगर हम मलट्ठी, काली मिर्च के साथ और अदरक के रस के साथ लेते हैं तो ये प्रिवेंशन के लिए, आज जो व्यक्ति बहुत अंदर बैठे हैं, डर के मारे बाहर नहीं आ रहे, तो प्रिकॉशन लेकर तो अपने जो नॉर्मल काम है वो कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन अगर आयुर्वेद को अडॉप्ट करें। फिर मैं आपको दालचीनी का बता रहा हूँ कितनी लेनी चाहिए। दालचीनी का लेने का टाइम मॉर्निंग में है, हमेशा सुबह गुनगुने पानी में। अगर 2 पिंच दालचीनी हम लें, दालचीनी अकेली कोविड-19 में ही नहीं, ब्लड थिनर है, इस जैसा नेचुरल ब्लड थिनर कोई चीज़ नहीं है। तो दालचीनी को आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके इनहेलिंग लंग्स को, थ्रोट को, वहाँ पे। अब ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप सब लोग विद्वान जुड़े हुए हो, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि कोविड-19 क्या कर रहा है। सबसे पहले क्या कहा गया, गले को पकड़ता है, वहाँ ड्राइनेस करता है, ड्राइनेस को वहाँ पे फैलता है, और वो जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें एंटर करके सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद 15 दिन बाद क्या कहने लग गए, किडनी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। ये मैं सभी जो रिसर्च, क्योंकि देखो दुनिया ने खुद इफेक्ट किया है, भी हम फेल हैं। एक ऐसा वायरस आ गया, पास क्या है आयुर्वेद। क्यों? क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी आज सही है उसके कोई भी वायरस नजदीक नहीं आ सकता। तो हमारे को इन चीज़ों को नॉर्मल लाइफ में, ये नहीं कि आज कर ली, नॉर्मल लाइफ में डालना चाहिए। आज आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री लेकर देखो, मेरे को 35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 4-5 लोग ऐसे भी आए, उनकी नाड़ी पकड़ने का भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो 102 साल के, 104 साल के थे। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, उनकी हिस्ट्री ली। आप भी देखो, जो लोग आज 98 के हैं, 94 के हैं, उनका सात्विक भोजन हो गया, वो मानसिक तौर पे स्वस्थ हो गए, वो आयुर्वेद के फंडामेंट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने वाले होंगे, और उन्हीं की जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, जो मैं आहार और विहार का जिक्र कर रहा था, वो होगा। फिर मलट्ठी का मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को जो है वो हम सेवन कर सकते हैं। हल्दी का आधा चम्मच दूध में ले सकते हैं। ये सब प्रिवेंशन हैं। अगर हम इन प्रिवेंशन को, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, सौंफ, अजमैन, ये सब क्या है जो हमारे घर के अंदर है। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा था, 1 महीने के बाद ये भी बात आई सामने भी, ये लिवर को डैमेज भी करता है, लिवर को फैटी करता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को जो है वो डिस्टर्ब करता है, उससे व्यक्ति को जल्दी जो है वो मौत के नज़दीक पहुंचता है। मैं आपको सबको, आप सब, एक वर्ड है कुटकी, एक सिंगल हर्ब है,
ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने भी इसका जिक्र किया था। कुटकी एक ऐसी हर्ब है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। आज पीजीआई में भी जो सेपरेट लिवर के लिए विंग बना हुआ है उसके ऊपर कुटकी और काम हो रहा है, और वो आराम से इसको सर्टिफाई करते हैं कि जो व्यक्ति कुटकी और कालबे का सेवन कर ले, हेपेटाइटिस ए बी सी सब कंट्रोल हो जाते हैं। ये हमारे कोरोना में भी जो आज ये वायरस ज़्यादा डेंजरस हमारे आगे खड़ा है, इसमें भी ये सबसे बेस्ट। और लिवर में कोई भी फैटी या डाइजेस्टिव जूसेस को कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो मैं आपको सबको एडवाइस करूँगा, हाँ इसमें कोई शक नहीं, जैसे इसका नाम है कुटकी, ये बहुत ही कटु होता है। हमारे 6 ही रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, शहद। ये सबसे कटु है, इसलिए इसको कुटकी कहते हैं। लेकिन जो कुटकी खाना शुरू कर देगा उसको कभी भी एलिमेंट्री सिस्टम में ना उसको अम्लपित्त हाइपर एसिडिटी होगी, ना उसका लिवर फैटी होगा, ना उसको कोई ऐसा दोष उसके नज़दीक आ सकता है। तो ये सभी का एक कम्बिनेशन बन गया हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे हैं। जीरा, अजवाइन का मैं जिक्र कर रहा था। सपोज करो हमारा डाइजेस्टिव जो है, हम दवाइयाँ खाने लग गए, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ज़्यादा तली घर में बैठकर पकौड़े या जो भी हम ज़्यादा कोई हैवी डाइट लेने लगे, तो जीरे का पानी बहुत सिंपल है, हम अपनी सब्जी में तो यूज़ कर ही रहे हैं। लेकिन जीरा और अजवाइन ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनका सीमित मात्रा में, ठीक मात्रा में, जीरे को आप 1 चम्मच रात को 1 गिलास में भिगो दो, सुबह उठकर उसको बॉयल करके आधा पानी उसको पी लो, बहुत बेस्ट है आपके लिए। अजवाइन सेडेटिव होती है, इसका बहुत कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये आपकी एलिमेंट्री सिस्टम में कोई भी शोट, इन्फ्लामेशन हो, अमीबास, किसी तरह के भी अमीबास डेवलप हो गई हो, ये सब चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल है, लिवर ठीक है, एलिमेंट्री सिस्टम ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, आप इन चीज़ों का आराम से घर में यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी वायरस आपके नज़दीक नहीं आ सकता। कैंसर साहिबान, आज कोरोना आया है, पूरा वर्ल्ड इसके लिए अवेयर नहीं था। आपको पता है 1920 में भी इन्फ्लुएंजा आया, तब भी यही प्रिकॉशन हुए थे। और आगे क्या पता है, कोई पानी में कोई ऐसा वायरस आ जाए, क्या करेंगे हम एक ही काम करेंगे, अगर हम आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। जो पंचकर्मा का जिक्र कर रहे थे, ये भी बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा तरीका है। आज देखो जितने भी साइंसेस काम कर रहे हैं, सब काया को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, काया को स्वस्थ रखने के लिए काम हो रहा है। पर आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए भी पंचकर्मा के थ्रू कर रही है। सपोज करो किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई, थायराइड की बहुत लंबी मेडिसिन खाई, उसके साइड इफेक्ट तो है, नेचुरल है, लेकिन उस बॉडी को साइड इफेक्ट से रोकने के लिए उसको डिटॉक्सीफाई अगर 6 महीने में, 4 महीने में हम करवा दें, उसमें 5 ही करना है। आज मैक्सिमम लोग स्ट्रेस में हैं, अगर वो शिरोधारा को भी अडॉप्ट कर लें तो मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में तो ये बहुत चीज़ें बहुत कॉमन है, और वहाँ सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है आयुर्वेद में। तो ये भी जो पंचकर्मा है ये बहुत यूजफुल है। और एक चीज़ जो मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ, अकेला फिजिकली स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज हम ठीक है डिस्टेंस भी रख रहे हैं, अपने पेरेंट्स का केयर भी कर रहे हैं, बच्चों का केयर भी कर रहे हैं, जरूरी है। लेकिन आप यकीन करो, आप खुद ही अपना एनालिसिस करो कि आज चाहे कोई सर्विसमैन है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बिजनेसमैन है, आज वो स्ट्रेस में है। क्या होगा, लोन की किस्त जाएगी, कैसे जाएगी, मेरे बच्चे सेफ रहेंगे, मेरे पेरेंट्स सेफ रहेंगे। शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है अगर हम मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। अगर हम किसी भी स्ट्रेस में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो बिगिनिंग में पता नहीं चलती कि हमारे को स्ट्रेस हो रही है। हमारे को पहले हम यही कहते कि मेरे को 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ, नींद नहीं आई, रात को उठकर बैठ गया, बच्चे का फिक्र है, बच्चे की थीसिस का फिक्र है, प्रोफेसर को अपने स्टूडेंट्स के थीसिस का फिक्र है।
कि कब जमा होगा, कब बच्चे आएंगे। हर एक व्यक्ति आज स्ट्रेस में है, उसमें भी आयुर्वेद बहुत हेल्प करता है। बहुत सिंपल चीजें हैं। ब्रेन टॉनिक, ब्रह्मी, शंख पुष्पी के अलावा आप जो इसके साथ के योग है, लोम, प्राणायाम, वज्रासन, ये सब कितने ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे को मानसिक तौर से स्वस्थ करती हैं। ब्रह्मी हमारे आंगन में आम खड़ी होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत खड़ी है। अगर ब्रह्मी के पत्तों को लेकर हम उसका सदस्य निकाल लें और जब उसको बॉयल करके उसका रस निकाल लें, ये ब्रेन टॉनिक है, हमारे स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करता है। शंख पुष्पी बहुत है। मैं कहता हूँ अगर दोनों चीज़ें आपको घर में नहीं मिलती तो आपके पास घर में बादाम रोगन है। अगर बादाम रोगन का 1 चम्मच गर्म दूध में डालकर रात को हम लें, दूध भी सेडेटिव होता है, बादाम रोगन ब्रेन टॉनिक है। इनका कम्बिनेशन इतना अच्छा है कि जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है वो इससे ठीक हो जाए। और एक मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, बादाम रोगों को अगर ऑक्सीपिटल रीजन सिर के पिछले हिस्से में हफ्ते में 2 बार हम मालिश करें, उसका अभ्यंग करें, ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। तो मैं आपको सबको ये जरूर निवेदन करूँगा, अकेला शारीरिक तौर पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका सेवन तो बहुत जरूरी है ही। अकेला कोविड-19 का वायरस ही नहीं, आज देखो मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया जहाँ साइंस, जहाँ सब लोग जो हॉस्पिटल जहाँ सब एक्सपोज हो गए। अरे एक ऐसा वायरस आ गया कि हमारे को उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। एक ऐसा वायरस आ गया कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। आप जरा ये सोचो कि ये सोचकर ही जब इसका प्रचार हुआ मीडिया पे तो घर पे लोग आधे स्ट्रेस में आ गए कि हम किस उसमें आ गए, एक किस मूवमेंट में आ गए, हम कैसी ये जीवन में परिस्थिति आ गई कि एक ऐसी चीज़ आ गई कि हमारे पास ना उसका ज्ञान है, ना हमारे को पता वो वायरस है क्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, हम शारीरिक तौर पे, हम मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं, तो हमारे को कोई भी वायरस में एक फैक्ट है कि हम डेली बहुत वायरस से इनहेल करते हैं। अगर हम इंटरनली मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, हमारे को कोई उसका प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसे ही जैसे हमारा आयुष मंत्रालय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग मिलकर इसका टाकरा कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये तो हारेगा ही, लेकिन हमने आगे से भी ऐसा कोई ना कोई समाधान ढूंढना है। और वो समाधान एक ही है कि हम अपने आप को हमेशा मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखें, ताकि आगे भी कोई भी ऐसा वायरस या कोई भी ऐसा अटैक हमारे पे आता है, हमारा शरीर उसके लिए बाकायदा, देखो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। दिनचर्या, हम अपने सुबह उठकर हमेशा कहते हैं ब्रेकफास्ट हैवी लो। क्यों? क्योंकि हमारा दिन में सूर्य की किरणों से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है। रात का डिनर हल्का लो, क्या इसमें बड़ी बात है? क्यों? जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। हम अगर हैवी चीज़ जो रात को 10 बजे 11 बजे खा रहे हैं, वो जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो जैसे हमें खाने को टेबल पे रख दें, सुबह उठकर जो खाने का हाल होगा वही हाल वो स्टमक में वही होगा। सुबह सूर्य आएगा तो हमारी बॉडी की अग्नि पर दीप्त होगी, तब जाकर हमारा वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा। सो अकेला मेडिसिन या ऐसी हर्ब्स ही नहीं है। मैं जैसे अभी बता रहा था कि योग करने से, प्राणायाम करने से बहुत से ऐसे आसन हैं। जैसे अभी पंचकर्मा का जिक्र हुआ, पंचकर्मा भी एक विधि है। 5 कर्म है बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के। जो अंदर टॉक्सिक जमा हो गया है, हम डेली खाने पीने में पता नहीं, हम लोग ना थोड़ा सा अपनी एंशियंट साइंस से, हम अपने आप से अपने काम में व्यस्त होकर इतना दूर जा रहे हैं, तभी हम ज़्यादा अस्वस्थ हो रहे हैं। मैं सबको ये निवेदन करूँगा कि जितना भी हम इसको अडॉप्ट करेंगे, बेसिक फंडामेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। मेरे ख्याल में मैं जितना भी आज कह सका वो आप लोगों ने ध्यान से सुना। मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, कोई किसी जो मैं बोला है उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, जहाँ को आयुर्वेद के बारे में, जहाँ जितनी मैंने हर्ब्स बताई हैं इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है
उसके लिए आप मेरे को प्रस्तुत कर सकते हो। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। जो काली मिर्च है जी, वे गैस्ट्रिक अल्सर बहुत तरह के होते हैं। किसी तरह का भी गैस्ट्रिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक में कई चीज़ें आती है, हमारे स्टमक से लेकर ड्यूडिनम से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक गैस्ट्रिक आ जाता है। तो इसमें कहीं पे भी स्मॉल अल्सर बन जाए, काली मिर्च तो बल्कि इसका अगर इंडिविजुअली आप एनालिसिस करोगे, ये स्टीरॉयड का काम करती है। ये नेचुरल स्टीरॉयड है जो हमारे को इमरजेंसी में मॉडर्न मेडिसिन में स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं। हाँ, ये जरूर है, अगर मान लो काफ़ी देर से हाइपर एसिडिटी है या अल्सर ज़्यादा देर से है, तो इसमें तुलसी के पत्ते मिला लो। जो तुलसी है वो इसके जो थोड़ा बहुत कोई ऐसा इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। जी जो कर्ड है, मिल्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कर्ड है इसका नेचुरल इफेक्ट जो है एसिडिक है। जो दही दही है ना, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे रात को डिनर के टाइम पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो दूध और देसी घी है, ये लुब्रिकेंट को बढ़ाते हैं। जो जुकाम खांसी ये जो भी कफ के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें जो ड्राइनेस होती है, वो हमारी जो नेचुरल लुब्रिकेशन है। देखो हमारे जो डक्ट्स बने हुए हैं, हम जब भी सांस लेते हैं तो हमारे जो फोरहेड में, हमारी चीक्स में डक्ट्स बने हुए हैं जहाँ पे नेचुरल लुब्रिकेशन रहती है। जो कि हमारे अगर लुब्रिकेशन ड्राई होती है किसी कारण भी, कोई इन्फेक्शन होगी या कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए दूध और देसी घी बहुत हेल्प करते हैं। कर्ड नहीं लेना चाहिए। यस, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हमारा जो ENT है, ये इंटरकनेक्टेड है। जो तीनों दोष है ना, तीनों का हमारे बॉडी में स्थान डिफाइन किया हुआ है। ये चेस्ट से लेकर हमारे सिर तक एक कफ का स्थान है। जो ईयर में इन्फेक्शन हुई है, चाहे वो पस सेल आ रही है, एंटीबायोटिक आ रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट हो रहा है। अगर हम कफ को डाइल्यूट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हम हेतु कारण रीजन ढूंढते हैं, उसके मुताबिक चिकित्सा करते हैं। अब आ गया इनका जो पिन पॉइंट है भी, क्या ऑपरेशन बच सकता है। मैं इनको ये 100% कह सकता हूँ कि अगर ये कफ का समाधान कर लेंगे, कफ का ट्रीटमेंट ले लेंगे, इनको एंटीबायोटिक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। अब सिमिलरली अगर इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, तो जिन्होंने ऑपरेशन करवाए हैं उनको जरूर मिल लें।
थोड़ी देर के बाद उनको फिर वो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कारण तो ठीक नहीं किया, आपको तो ठीक नहीं किया। तो इसलिए मैं इनको एडवाइस करूँगा कि ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की परामर्श लें और ये इनका ऑपरेशन टल सकता है। हल्दी का मैंने बताया था जी, सबसे बेटर रिजल्ट गर्म दूध में है। आप गुनगुने दूध में या गर्म दूध में रात बेड टाइम पे लोगे आधा चम्मच, 200 ml में आधा चम्मच हल्दी डालकर पियो। जिनको दूध में अच्छा नहीं लगता वो क्या करें, थोड़े से 10 ml 15 ml में हल्दी को घोलकर एकदम पी लें, ऊपर से दूध पी लें। लेकिन वो बेड टाइम पे अगर लेंगे तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। हाँ यस, तो इसलिए कंपल्सरी है। लेने में तो चाहे पानी के साथ ले लो, लेकिन हल्दी जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, प्रॉपर ऑब्जॉर्ब नहीं होती। हो सकता है उसका कुछ पार्ट जो है एक्सक्रीट में निकल जाए, पूरा बॉडी में ऑब्जॉर्ब ना हो सके। इसलिए हल्दी को गर्म दूध में लेना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में ऑब्जॉर्ब होती है। देखो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा इतना स्टेटस नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों पर, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन की किसी मेडिसिन के बारे में कमेंट्स करूँ। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लेमन वाटर में बहुत ही इफेक्टिव है। और तुलसी तो इतनी अच्छी क्वालिटी रखती है, तभी पहले देखा था ना, आंगन में तुलसी हर घर में लगती थी। जिस आंगन में तुलसी लगी होगी वहां पे कोई वायरस एंटर नहीं कर सकता। एलोवेरा, तुलसी तभी घरों में आगे लगी होती थी, बनेरों में, तो इसलिए होती थी। और तुलसी का लेमन वाटर के साथ बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। लेकिन वैसे अगर किसी ने एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि किसी एंटीबायोटिक के तौर पे इसको लेना हो तो 10 पत्ते तुलसी के ले लो, उसका रस निकाल लो और उसको इनटेक करके उसके बाद चाहे लेमन वाटर ले लो। यस, आप देखो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से मैंने आपको एक सिंगल 2 हर्ब बताई हैं, कुटकी और कालमेघ। अकेला कुटकी को भी गूगल पे डालकर सर्च करके देखो, इतनी रिसर्च हो गई है, सिंगल हर्ब है। लेकिन ये सिरोसिस लिवर को ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताया हेपेटाइटिस के जितने भी डिफाइन हुए अभी तक उनको भी कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होता है, ये देखना पड़ता है कि उस बॉडी की, उस काया की, उस व्यक्ति की बाकी दोष कैसे हैं, बाकी इम्यूनिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। कई व्यक्ति हमने देखे हैं, हम उनको कहते हैं भी आप ये मेडिसिन इनटेक करो, कुटकी लो, कालमेघ लो, सिरोसिस लिवर ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में कहते हैं भी आप टॉक्सिक मत लो, शराब ना लो, नॉन वेज ना लो, उसको नहीं छोड़ते। तो फिर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो डायरेक्शन या जो एक वेज उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसका सेवन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जरूरी है कि वो जो अपथ्य है या पथ्य है उसका सेवन करें। हाउ टू हाँ, गिलोय। पहले तो राउंड जी को मेरा नमस्कार। गिलोय जो है ये हम डेली ले सकते हैं, किसी भी ऋतु में ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी की जो रोगों को लड़ने की शक्ति है उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट है इसका। तीनों दोष, मैं कहता हूँ किसी तीनों दोष इसको हुए हो, बात पित्त कफ, त्रिदोष इसको हुए हो, वो भी इसको गिलोय को यूज कर सकता है।
और ग्लोए का अगर मॉर्निंग में इसका लेने का सबसे बढ़िया तरीका मॉर्निंग में है। अगर खाली पेट हम इसका जूस निकाल कर लें, जितने वायु रोग हैं वायु के ऊपर इसका मैक्सिमम इफेक्ट है। मैं बहुत लोगों को अकेले वायु से ही ठीक करता हूँ, वायु को अकेला ग्लोए से ही ठीक करता हूँ। जितने भी जोड़ों में सोज आ जाए, कोई इन्फेक्शन कुछ भी हो जाए, तो ग्लोए का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ यस ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको इनको एक चीज़ एडवाइस करूँगा भी, अगर थोड़ा सा शुगर भी नहीं लेना, चाहे थोड़ा सा 2-4 दाने मिश्री के डाल लें, है तो वो भी शुगर को, लेकिन वो रिफाइंड है। उससे क्या होगा कि कई दफ़ा दूर में भी इनटेक करते समय गले में लग जाना या थोड़ा सा ऐसा महसूस करना, तो लुब्रिकेशन पैदा कर देगी। अगर नहीं भी रहेंगे शुगर, नहीं भी लेंगे मिश्री, तो भी इट्स ओके। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि च्यवनप्राश दूध के साथ लेना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैक्सिमम लोगों को यही है ना इंप्रेशन। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि कभी भी च्यवनप्राश को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है च्यवनप्राश में, विटामिन सी है, मैक्सिमम आंवला है, गुड़ूची है, या ऐसे द्रव्य हैं जिनका रस जो है वो कषाय है। तो अगर वो दूध के साथ लेंगे तो उसका बल्कि वो ठीक डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को कि कम से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में च्यवनप्राश को कोसे पानी से, गुनगुने पानी से लेना चाहिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। डैंड्रफ इन ईयर्स। डैंड्रफ देखो, हम आयुर्वेद में जैसे पहले भी बोला था, हम बेसिक दोष को पकड़ते हैं। ये पित्त विकार है। जिस व्यक्ति की काया में पित्त बड़ा होगा, डैंड्रफ उसको होगा, हेयर फॉल होगा और बड़े सिम्टम है। लेकिन ईयर्स की जो डैंड्रफ है, इसके लिए फटकड़ी ये जो हम यूज करते हैं ना, आफ्टर शेव भी लोग यूज करते हैं, ये इसको हम आयुर्वेद लैंग्वेज में स्फटिका कहते हैं। इसको अगर घर में तवे के ऊपर खिल कर लें, ऐसा कोई एंटी एलर्जिक नहीं आज तक हुआ। फटकड़ी जैसा एंटी एलर्जिक आज तक नहीं मैंने को देखा। लेकिन उसको घर में तवे के ऊपर खिल कर लो और उसका 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को गुनगुने पानी से ले लें। पानी से ना ली जाए तो थोड़े से शहद में मिलाकर ले लें। आप 1 हफ्ते में देखना जो ईयर्स की डैंड्रफ है वो चली जाएगी। अकेला जीरा हाइपर एसिडिटी को नहीं कंट्रोल करेगा। जीरे का काम है एपेटाइजर, आपके आम का पाचन करेगा। वो जो आप खा रहे हो तो जूसेस के साथ मिलकर वो ठीक पच जाए, वो उसका वो करेगा। हाइपर एसिडिटी में इनको और भी द्रव्यों का सहारा लेना पड़ेगा। तुलसी बहुत अच्छी है हाइपर एसिडिटी में। धनिया और पुदीना, धनिया और पुदीना, जीरे के साथ, जीरे को पानी को अलग रख लो। अगर इनकी चटनी या इनका रस निकाल कर उसमें हम थोड़ा सा गिलोय भी डाल सकते हैं, ये हाइपर एसिडिटी को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकती है। जीरे का एक अलग रोल है, लेकिन मैं आपको धनिया, पुदीना और ये गिलोय, इसको अगर साथ ले लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं इसको यस नहीं कहूँगा। ईयर नोज में राइटिस में या कुछ भी कफ की प्रॉब्लम आने से ये कोई जरूरी नहीं है भी उसको कोविड जल्दी पकड़ लेगा। हाँ जी, आप मैंने बताया ना कि अब 15 दिन पहले रिसर्च कुछ कह रही है, 20 दिन बाद में कुछ कह रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप शहद, मुलट्ठी, काली मिर्च, इनका ठीक सेवन कर लो, जुकाम आपका 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और रात को सोते समय गाय का घी थोड़ा सा कोसा कर लो। हर एक चीज़ का समाधान आपके घर में है। गाय का जो घी है, वैसे तो पंचगव्य ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर घी को 2-2 बूंद आप रात को
अपने नाक में डालकर सो जाओगे तो जुकाम लुब्रिकेशन हो जाएगी, खुश्की ठीक हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है भी आपको जुकाम हो गया कि आप पहले ही डर जाओ भी मेरे को कोविड पकड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। हाँ जी। देयर इज वन क्वेश्चन जी बाय प्रोफेसर जसपाल कौर कंग कि अगर किसी की पुड़पुड़ी खसाव रहे तो की करना चाहिए? मैडम कंग जी बहुत सिंपल है, वैसे तो ये है कि स्ट्रेस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, पर पुड़पुड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਚੁਟਰੀ ਗਲੈਂਡਸ। अगर इन्हों तुसी सौण तो पहला बहुत किसी भी लुब्रीकेंट, किसी क्रीम नाल, किसी घी नाल थोड़ा सहलाउणा है, ज़्यादा स्ट्रोंगली मालिश नहीं करनी। अगर तुसी इन्हों सहलाओगे जो ग्लैंड्स ने वो एक्टिव हो जाएंगे, तो बड़ी सौंह स्लीप आएगी और खिंचाव ठीक हो जाएगा। और दूसरी जरा है बहुत इंपॉर्टेंट जरा है, बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला मैं दस रहा मैडम कि चंदन, जो चंदन हैगा इनू अगर घसा के अगर आप फोरहेड के उपर लेप करिए तो जो पुड़पुड़ियां का खिंचाव है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल है जी मेरा सवाल ये है कि अगर थोड़ी सी डस्ट या कुछ भी, थोड़ी सी पंखा भी तेज हो तो छींके आने लगती है और कंटिन्यूअसली 10-15 छींके आ जाती है, सर ये इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? देखो इसको ध्यान से समझो मैडम, इसका मतलब ये है कि आपके जो एलर्जीज हैं, मैं आपको बताया था ना अभी कि हमारे यहाँ पे एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो आपके एलर्जीज हैं वो वीक हो गई है। अब उसी हवा में, एसी में और कोई उसी चीज़ की कोई लगती, तो इसको बजाय कि आप एंटी एलर्जी लेने में, बजाय कि आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को डाउन करें, आप इस एलर्जीज को स्ट्रॉन्ग करो। कैसे? देसी घी डालो, हफ्ते में एक बार देसी घी का हलवा खाओ बेसन का। और मैंने आपको वो जो फटकड़ी खिल फटकड़ी बताया था वो इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और हमारे ताली पत्तर, उसका ताली सादी चूर्ण बनता है, आप एक पेटेंट ताली सादी चूर्ण ले लो, उसका एक चम्मच सुबह शाम, उसमें क्या है इलायची भी है, पिपल भी है, तेज पत्तर भी है, वो आपके एलर्जीज को स्ट्रॉन्ग करेगा। और बादाम रोगन भी आप दूध में डालकर पियोगे, वो भी आपके एलर्जीज को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप खुद एक करके देखो, एक हफ्ते के लिए फटकड़ी को खिल कर लो, उसको सुबह शाम लो, और उसके बाद ताली सादी चूर्ण और नाक में गाय का घी डालो, तो आपको ये छींके आनी बंद हो जाएगी। पार्डन? फिटकड़ी नाल अखां धोने किससे वॉश करने में? जो गुलाब के पेटल्स होते हैं, फिटकड़ी। हाँ हाँ फिटकरी। क्या है जी, जो एक्सटर्नल हमारे, जैसे मैंने बताया ना कि हम शाम तक बहुत सारे ऐसे वायरस हमारे गले में या हमारे नोज में चले जाते हैं, तो जो आंखों में एक्सटर्नल कोई भी एलर्जन जमा हो गए हैं तो उसको वो एंटी एलर्जिक का काम करेगा। आंखों में कोई जल्दी वो नहीं होगा। लेकिन इसको मैं एक एडवाइस करूँगा, फटकड़ी जो होती है ना वो इमीडिएटली ड्राई करती है। फटकड़ी को दांतों में लगाना भी बहुत अच्छा है, रूट्स में अगर किसी के पायरिया हो जाए उसके लिए भी बहुत अच्छी है ये। तो उसके बाद फटकड़ी वाले पानी के से धोने के बाद गुलाब जल से जरूर धो ले आई, वो जो उसकी ड्राईनेस है ना वो फ्रेशनेस आ जाएगी। फटकड़ी से धो ले बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये गुलाब के पेटल्स हैं, फूल हैं, जहाँ गुलाब जल से उसको धो ले, उससे क्या होगा वो एकदम फ्रेशनेस हो जाएगी। राइट सर, इसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है जी, कहते फिटकरी जो है इट हेल्प स्किन डिसीज, क्या इससे स्किन डिसीज भी कुछ लाभकारी है? हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। मैंने सबसे पहले ही कहा था कि मैंने ऐसा एंटी एलर्जिक कोई मिनरल्स, कोई हर्ब, कोई मेडिसिन नहीं देखी। स्किन के ऊपर किसी तरह से कोई रैशेज हैं, सोराइसिस शुरू हुआ है, डर्मोटाइटिस है, फंगस है, कुछ भी है, फटकड़ी के तो ऐसे गुण है जी, चाहे एक बुक लिख लो इसके ऊपर। ये क्योंकि एंटी एलर्जिक है भाई, इसने पूरी बॉडी में काम करना है। और देखो सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पायरिया हो जाए, कितने एंटीबायोटिक, कितने डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। आप घर में देख लो, किसी के दांतों में खून आता हो, बदबू आती हो, आप फटकड़ी से को सरसों के तेल में लगाकर और 2-3 मिनट रखो, उसके बाद कुल्ला कर लो, उसके बाद दिन में 1-2 बार छोटी इलायची को मुंह में रख लो, ना बदबू आएगी मुंह में और ना पायरिया, ना कोई खून आएगा।
तो ये स्किन के लिए भी मैडम बहुत अच्छी है बल्कि। जी कंचन जैन जी फिर से पूछ रहे हैं कि जो आपका सोर थ्रॉट है आयुर्वेदा में कैसे क्योर किया जा सकता है इसे? जो खराटे, आप खराटे कह रहे हो ना, जो गला है, गला गला हाँ गला। देखो ये तो मलट्ठी, आप मुंह में मलट्ठी रख के दिन में 3-4 बार चूसो, ये उसके लिए है। अगर सिर्फ सिंपली उनकी मेम्ब्रेन जो है हाइपर सेंसिटिव होगी है गले की, थोड़ी सी भी ठंडी गर्म चीज़ खा लें उससे उनको गला खराब हो जाता है, मुलट्ठी रख लें। और उसके बिना एक हमारे कंसनर बटी आती है, उसमें काली मिर्च भी होती है, मुलट्ठी भी होती है, अकेली काली मिर्च रख लें, वो भी आपकी मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगी। उसके अलावा मैंने बताया था अदरक का रस निकाल लें और आधा चम्मच शहद ले लें, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए ये इसको सेवन कर लें। अगर इनको बहुत क्रॉनिक है पहले 10 दिन सेवन कर लें, उसके 15 दिन गैप के बाद फिर 10 दिन सेवन कर लें, इनके एलर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, दोबारा गला खराब नहीं होगा। जी सर एक विनय जी का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि जो चीजें गर्म होती है नेचर में लाइक गार्लिक, जिंजर, एलमंड्स, तो इनको कैसे लिया जा सकता है? ये इतनी गर्म नहीं होती, मैंने आपको बताया ना, तासीर देखनी पड़ती है। जी जैसे जिंजर है, बहुत ज़्यादा पैथिक व्यक्ति है, उसको पित्त ज़्यादा गर्मी रहती है तो सीमित मात्रा में ले। बादाम है वो सीमित मात्रा में, जब बादाम इतने गर्म नहीं होते, बाकी थोड़ा ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं, काजू गर्म होता है, न्यूज़ा पिस्ता गर्म होता है, लेकिन बादाम इतना गर्म नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत चीज़ों के मिथ हैं, तो लेकिन इन चीज़ों को अगर सीमित मात्रा में ठीक ऋतु में, तभी तो मैं कहता हूँ ऋतुचर्या का पालन करें। इन चीज़ों को अगर सर्दियों में हम लें तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, आपने देखा होगा पहले सर्दियों में हम अब भी पिनिया, खोआ, ये चीज़ें हम कब खाते हैं? सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी बनती है, हमारा डाइजेशन जो है, हमारी अग्नि प्रदीप रहती है। गर्मी में इन चीज़ों को कम मात्रा में लेना चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी Any other question, please? Ma'am, I think mic is on. हाँ सॉरी एक ना प्रानिका सिंह जी पूछ रहे हैं कि कैन कुटकी बी गिवन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट हु हैज लिवर सिरोसिस? हाइपरटेंशन के साथ कुटकी हाँ क्या? हाँ वो ले सकते हैं, कुटकी ले सकते हैं जी, हाइपरटेंशन पेशेंट भी उसको ले सकते हैं। जी और एक कंचन जी ने पूछा है कि क्या आयुर्वेदा में पार्किंसन का कोई ट्रीटमेंट है जी? यस, पार्किंसंस जो है ये नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो कई ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, और कई ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम डिजीज मानते हैं लेकिन वो डिजीज नहीं है। जैसे कि शुगर को बीमारी नहीं है, हाइपरटेंशन को बीमारी नहीं है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर हम आहार विहार को ठीक कर लेंगे ये ठीक हो जाएंगी। हाँ बीमारी कब होती है जी? जब ये क्रॉनिक हो जाती है, जब हम इंसुलिन पे पहुंच जाते हैं, 15 साल पुराने हो जाते हैं, तो ये क्रॉनिक डिजीज होती है। अगर इनको हम पहले ही हमारे आहार विहार से, लाइफ स्टाइल से इसको ठीक कर लें तो ये कोई बीमारी नहीं है। तो पार्किंसंस का बहुत अच्छा इलाज है जी इसमें। जी सर क्विकली हम एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, हाँ, नहीं तो please। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ प्लीज। एक ये पूछ रहे हैं कि हेयर लॉस प्रॉब्लम का कोई रेमेडी बताइए। हाँ ये भी पित्त के साथ रिलेटेड है जी, ये पित्त के साथ रिलेटेड है। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है ना, कई दफ़ा हम कहीं और घूमते रहते हैं, हम मुद्दे की नहीं सोचते। हेयर फॉलिकल्स तभी वीक होंगे जब किसी को कोई लंबा टाइम थायराइड की मेडिसिन खा रहा है, जहाँ उसकी बॉडी में पित्त बढ़ रहा है, जहाँ उनको और मेडिसिन किसी के मेडिसिन, जैसे कईयों को टाइफाइड लंबा चल जाता है, रिएक्टर हो जाता है, तो उनका सबसे पहले इफेक्ट हेयर फॉलिकल्स के ऊपर पड़ता है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि कारण क्या है। ये नहीं कि अच्छा शैम्पू लेने चले जाओ, अच्छा तेल लेने चले जाओ, उसको हेयर फॉल को रोकना है, लेकिन उसका जो कारण है ना, उसको देखकर ही हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में अकेला यही आंवला या सिक्का का ही नहीं है, और बहुत रेमेडीज हैं
जो कि हेयर फॉल को रोकती हैं। लेकिन ये देखना जरूरी है, मैं इसलिए कोई पर्टिकुलर बता रहा कि किस कारण हेयर फॉलिकल हो रहा है, क्या हेयर लॉस हो रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक क्वेश्चन भानु जी पूछ रहे हैं कि बफलो का देसी घी लेना चाहिए या काऊ का? किसी का भी ले लो, परमात्मा की दी हुई नियामत है। ये सब एक तरह से ऐसा है कि जी उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे वो जो गाय है, ये तो देखो वैसे ही इसका हमारे ग्रंथों में भी, हमारे संस्कृति में भी इसका बहुत उच्च स्थान है। लेकिन देसी घी किसी का भी हो, आजकल तो जी अगर कोई प्योर मिल जाए ना, कोई भी प्योर देसी घी और दूध मिल जाए, वो नियामत है। उसको मैं कहता हूँ बल्कि नमस्कार करके लेना चाहिए। हमारी बॉडी को कोई उसके कोई कोलेस्ट्रॉल या कोई फैट नहीं बढ़ता। जी थैंक यू सो मच सर। एक सवाल मेरा भी है सर, जब कई बार हमने देखा है कि जैसे ही हम गर्मी से एसी में आते हैं या एसी के बाद इमीडिएटली हम गाड़ी में जो गर्म हुई होती है उस पर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, तो एकदम से छींके आना शुरू हो जाता है और वो कितने लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, मतलब 20 छींक 25 छींक इकट्ठे ही लगातार हो जाती है, तो इसका कोई सोल्यूशन होता है सर? हाँ, उसका सोल्यूशन यही है जी कि आप महीने में 10 दिन 2-3 महीने के लिए ये काम करना, वही शहद, अदरक का रस और काली मिर्च और थोड़ा सा मलट्ठी डाल कर लो, आपके एलर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप चाहे एकदम बर्फ में जाओ, एकदम कहीं भी जाओ, ये कई बार जर्नी में भी ऐसे हो जाता है, कई बार आप ठीक कह रहे हो गाड़ी में भी ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आपके एलर्जेंस नोज के, थ्रोट के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको ये छींके नहीं आएंगे। सर एक और छोटा सा मेरा सवाल, आज हम आपको बहुत से सवाल पूछ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। जैसे बच्चे हैं, उनके सिर में सर डैंड्रफ हो जाती है, बहुत लॉन्ग हेयर है, बहुत लंबे बाल हैं और वो डैंड्रफ हो जाती है, तो उसका क्या इलाज किया जाए? पहली बात, उनकी गर्मी देखो, उनका पित्त देखो। अगर उनका पित्त ठीक है तो उन बच्चों को कुटकी खिलानी शुरू कर दो। अगर वो कुटकी नहीं खाएंगे, बहुत कड़वी होती है, उसको कैप्सूल में भरकर दे दो। क्यों? क्योंकि ये पित्त का जो स्थान है, ये डैंड्रफ कहाँ से क्रिएट हुई? ये लिवर से क्रिएट हुई है। तो लिवर को पहले आप डिटॉक्स करो कुटकी देकर, और उसके बाद सिंपली जो लस्सी होती है ना, लस्सी जो घर में हम बनाते हैं, उस कर्ड वाली लस्सी से उसको 2-3 बार हफ्ते में धो, उससे डैंड्रफ काफ़ी हद तक चली जाएगी। और ब्रह्मी आंवला का तेल यूज़ करो, उससे क्या होगा कि वो डैंड्रफ चली जाएगी। हमने कारण को भी ठीक कर लिया जो पित्त का स्थान है, और लोकली भी हम अगर ऐसा ब्रह्मी आंवला तेल लगाएंगे, लस्सी लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मिनी जी ने काफी टाइम से पूछा हुआ है, लिख रही हैं एपिलेप्सी का आयुर्वेदा में कोई सोल्यूशन है क्या? एपिलेप्सी का बिल्कुल है जी सोल्यूशन। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, एमरजेंसी, ये जो बाकी सारी साइंसेज हैं ये एमरजेंसी के लिए बनी हुई हैं। ऑपरेशन होना है, कोई एमरजेंसी प्रॉब्लम होगी उसके लिए बनी हुई है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हमारी उसी लिए बनी हुई है। एपिलेप्सी का अगर अटैक हुआ है तो इमीडिएटली हमारे को हॉस्पिटल में ही रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई ऑर्गन या कोई हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ जाए। लेकिन अगर वो एमरजेंसी क्योर हो गई है या टैकल हो गई है, उसके बाद आयुर्वेद में इसको क्यों है, क्या इन्फ्लामेशन है, नोडुला की इन्फ्लामेशन है, तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे ब्रेन की मेम्ब्रेन की जो स्वेलिंग है उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे ब्रेन टॉनिक या बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो बड़े आराम से आप सिमिलरली दूसरे तरफ ये देखो कि एपिलेप्सी में जो दूसरी साइंसेज हैं 3-3 साल के लिए पागल होने वाली दवाइयाँ खिलाते हैं, नींद बहुत आती है, सेंस नहीं पूरी रहती पेशेंट को, उसके पैरेलल आयुर्वेद के पास बहुत अच्छी मेडिसिन। हेलो सर, एक और सवाल है मैडम जसपाल कौल का जी कि जिंक की डेफिशिएंसी को कैसे खत्म किया जा सकता है? मैडम जी, सुबह 2 केले नाश्ते में ले लो। सुबह केला कभी भी शाम को नहीं खाना चाहिए। जो केला है ये बहुत भरपूर है जिंक के लिए। नाश्ते में और जो भी आप नाश्ता लेते हो उसके आगे पीछे 2 केले खाओ, और 15 दिन बाद आप देखो आपको जिंक नॉर्मल पहुंच जाएगा। सर अगर डायबिटीज है तो केला खाना है? हाँ, केले में कोई ऐसी बात नहीं। अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ, जिसको शायद चिकली वाला बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन जो आजकल केला आ रहा है बिना मसाले से पका हुआ है, वो डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना मौका दिया। सर आपका टाइम भी हम थोड़ा देख रहे हैं। प्रोफेसर रेणु ठाकुर, वुड यू लाइक टू से समथिंग मैम? जी प्लीज। I am very thankful to सर, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि आपने आकर इतना खूबसूरत हमें व्याख्यान तो दिया ही दिया, उसके बाद हमारी सारी जिज्ञासाएं और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर आपने इतनी बेखूबी दिया कि मुझे लगता है कि अब जब हम इस लेक्चर को सुन के बाहर आएंगे तो हम सब कोविड से तो बिल्कुल नहीं डरने वाले कि कोविड हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर हम अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या और उसके अनुसार अपना भोजन और अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे। और अब मैं मोनिका जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स दें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू टू वैद्य जी। आपकी बताई हुई हर बात पे अगर हम अमल करें तो आई थिंक जो अभी रेणु मैम ने बोला, हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो। मुझे याद है सर, बचपन में हम लोग को मिट्टी में खेलने के लिए पेरेंट्स परमिट करते थे। आजकल के पेरेंट्स इन चीजों से रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी इम्यूनिटी खुद ही वीक करते जा रहे हैं और हमारा खान पान ऐसा हो गया है। सर मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर थैंकिंग फॉर द वंडरफुल सेशन। सर ये बता रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट द सेशन वाज फॉर एवरीवन टुडे। Thank you so much sir for being with us. Thank you so much Professor Renu for hosting this webinar, and I'm grateful to our honorable Vice Chancellor sir also, who motivated us to think on some lines to have Ayurvedic perspective as well. And I am thankful to all the participants, those who attended today's seminar, and I believe that this seminar is going to help everyone out in one way or the another way. अगर हम लोग के लिए मान लो कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो हम किसी और को तो जरूर डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ स्वामी विवेकानंद सेंटर who facilitated everything and made this webinar happen. And I am also grateful to the Computer Center for enabling us this technology, for giving us this platform कि हम घर पे ही बैठे हुए इतनी अच्छी चीजें आज सुन पाए और इतना ज्ञान हमें मिला। Thank you everyone once again. Thank you so much for joining us this evening. Thank you Vaidya ji. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।